आप मिलेंगे। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। जीवन में किसी भी चीज की अधिकता उचित नहीं होती, चाहे बात हो दवाओं की। वैसे तो दवाओं को जीवनदायक माना जाता है, जो जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है, लोगों का जीवन बचाती है। लेकिन अगर दवाओं का अनावश्यक और अनुचित प्रयोग किया जाए तो यह भी समस्या का कारण बन सकता है, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये जीवन के लिए खतरा बन सकता है और बहुत सी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्या होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आजकल बीमार होने पर स्व इलाज या बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना काफी आम हो गया है। सेल्फ मेडिकेशन करना अक्सर लोगों की आदत होती है। वहीं एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाएं हैं, क्योंकि इनसे जल्द आराम मिलता है। जरूरी न होने पर भी दवाओं का इस्तेमाल करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दवाएं बीमारियों के इलाज में काफी उपयोगी होती हैं, लेकिन यदि इनका अधिक व अनावश्यक प्रयोग किया जाए तो एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण हो सकता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी सूक्ष्म जीव रोधी प्रतिरोध, ये एक ऐसी अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस या अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वो पहले प्रभावित होते थे। ये एक क्रमिक विकासवादी परिवर्तन है, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के कारण ये जल्दी हो जाता है। दवा का असर न होने के कई कारण हो सकते हैं। एंटीबायोटिक व अन्य दवाओं के अनावश्यक और अधिक प्रयोग से बचें। एंटीमाइक्रोबियल सावधानी से उपयोग करें, स्व इलाज न करें और अगली बार दवाओं का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। कहते हैं कोई तो दवा करो इस मर्ज की, कहीं ये मर्ज ला इलाज ना हो जाए। किसी भी रोग का सही इलाज करना और पूरे तरीके से इलाज करना जरूरी है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि अगर कोई रोग होता है तो विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही दवा ली जाए और जितने समय के लिए वो कहते हैं उस ट्रीटमेंट के कोर्स को पूरा किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को सर्दी जुकाम हुआ, किसी का पेट खराब हुआ, दर्द हुआ तो खुद ही दवा ले ली जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी उस खतरे में आ सकते हैं जिसमें जब दवा की आवश्यकता हो तो दवा बेअसर हो सकती है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे क्या होते हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस विषय पर आज विस्तार से होगी बात टोटल हेल्थ के डिस्कशन में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अतुल गोयल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे साथ आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर हरीश चेलानी, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। आज का जो विषय है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दवाओं का सेवन अक्सर किया जाता है, परिवार के लोग करते हैं और कभी कभी तो आस पड़ोस में भी दवा लेने की सलाह दे दी जाती है। इसलिए दवाओं का प्रयोग सावधानी से करना कितना आवश्यक है, ये हम आज आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर इससे जुड़ी कोई समस्या है जिसका समाधान आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज कम रखिए और संक्षिप्त सवाल पूछिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्यों जरूरी है सावधानी पूर्वक और सही तरीके से दवाओं का प्रयोग करना। सबसे पहले डॉक्टर अतुल गोयल, आपसे ही समझना चाहेंगे कि जब बात आती है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, क्यों चिंताजनक स्थिति हो जाती है और क्यों आवश्यक है कि सभी लोगों द्वारा ये ध्यान रखा जाए कि जो भी दवा ली जा रही है इलाज सही समय पर हो, पूरा हो
और अनावश्यक प्रयोग से बचा जाए? जहाँ तक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सवाल है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर बैक्टीरिया अननेसेसरी एंटीबायोटिक को एक्सपोज होते हैं तो वो रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं, वो प्रतिरोध डेवलप करते हैं, और अगले कुछ साल में कोई नया एंटीबायोटिक नहीं है होराइजन पे, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि अब से कुछ ही वर्षों में जितने एंटीबायोटिक अवेलेबल है वो बैक्टीरिया पे बेअसर हो जाएं, और एक ऐसी दवा जो बहुत ज़रूरी थी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए वो बेकार सिद्ध हो। इसीलिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत सावधानी से करना चाहिए, सिर्फ तभी करना चाहिए जब उनकी आवश्यकता हो। अधिकतर बीमारियां, इवन इन्फेक्शंस जो हैं वायरल, उनमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती और वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। इसीलिए इंसान को सावधानी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना चाहिए। जी, बेहद महत्वपूर्ण संदेश कार्यक्रम की शुरुआत में भी आ गया है, लेकिन डॉक्टर जिलानी, जो स्थिति है वो इससे कुछ उलट ही नजर आती है। जब भी कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, बीमार होता है, तो डॉक्टर को भी ये सलाह दे देता है कि आप हमें जरूर एंटीबायोटिक दवाएं दे दीजिए क्योंकि शायद उससे जल्द आराम मिल जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप स्थिति को? तो जैसे अभी डॉक्टर अतुल ने भी कहा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द इलनेसेस होती हैं वो देखा जाए वो वायरल इलनेसेस होती हैं, एंड वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, और जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का इंडिकेशन होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, देयर आर जहाँ इंडिकेशंस हैं हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, बट एंटीबायोटिक्स का जहाँ पे उपयोग होना चाहिए वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि कहाँ पे इसका इंडिकेशन है। जैसे अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, निमोनिया है, बट निमोनिया भी अगर वो सोचता है कि बैक्टीरियल है तभी अब उसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि इवन कॉमन जो हमारी इलनेसेस हैं जैसे कि डायरियल इलनेसेस हैं या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, दे आर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे आर वायरल इलनेस, जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है, तो वो वाली चीजें हमें देखनी होती हैं। और इवन क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इन तरीकों से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमारा एंटीबायोटिक्स का यूज होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। जी, डॉक्टर अतुल गोयल, क्या कारण होते हैं कि एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है और जब आवश्यकता होती है तब दवा काम ही नहीं करती? देखिए, मैं इसको कुछ अलग तरह से जवाब दूंगा। अगर आपको कोई खतरा महसूस होता है खुद को, तो आप उस खतरे से बचने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक खतरा है। अगर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को एक्सपोज रहेगा, जब एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं है वो उसको रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, वो उसको एस्केप करने के तरीके डेवलप करेगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। जब भी आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, और एंटीबायोटिक कुछ ऐसे बैक्टीरिया पे भी असर करता है जिन पे इन्फेक्शन जिनको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं, कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी करता है। और अगर ये बैक्टीरिया गट में हमारे इकोलाई जैसे ऑलरेडी होता है, अगर वो उसको एक्सपोज रहता है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है, तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, और इससे फिर अल्टीमेटली सुपर बग्स तैयार होते हैं। आजकल सुपर बग्स की बात होती है कि सुपर बग से इन्फेक्शन हो जाएगा तो किसी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो इस सुपर बग की तैयारी भी हमारे अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज से ही होती है। और ये यूज कई बार सिर्फ ह्यूमंस का नहीं होता, हालांकि हम ह्यूमन मिसयूज को बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, और कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इस पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हैं गोरखपुर से जिन्होंने कॉल किया है। श्याम सिंह जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू यू। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो पैंडेमिक गुजरा है लाइक कोविड-19, तो ऐसे में क्योंकि बहुत हद तक देखा गया है कि बहुत से पेशेंट थे जिन्होंने खुद से मेडिकल स्टोर से कहीं से खरीदकर एंटीबायोटिक्स भी खाए और बहुत सारे ड्रग्स खाए, तो जो एंटीबायोटिक्स उन्होंने लिया, तो ये कितने हद तक चांसेस हैं सर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने के, और कितने हद तक चांसेस है कि आगे चलकर इसका बैड इफेक्ट आएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कोविड-19? राइट, डॉक्टर अतुल गोयल। देखिए, इसमें दो एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा मिसयूज हुए थे, एक एजिथ्रोमाइसिन और एक डॉक्सीसाइक्लिन।
इसका सेवन लोगों ने बहुत किया था और ये 2 दवाइयाँ ऐसी थी जो पिछले कुछ दिनों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छी साबित हुई थी, लेकिन अब आगे चल के इनका असर ऑलरेडी आ रहा है। एजिथ्रोमाइसिन जो टाइफाइड फीवर में इफेक्टिव थी, आजकल के टाइफाइड फीवर में उसका रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो जब भी एंटीबायोटिक ओवर यूज होगी या मिस यूज होगी, ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वो बेअसर हो जाएगी और हमें नया एंटीबायोटिक तलाश करना पड़ेगा उसी ऑर्गेनिज्म के लिए। जी डॉक्टर चिलानी, क्या बच्चों में भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा रहता है या आप केसेस देखते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर ड्रग्स का यूज रेगुलरली किया जाएगा और बहुत ज्यादा किया जाएगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको कितना खतरा है? आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है वो यूनिवर्सल है, ग्लोबल है, एज वेल एज इन हमारे कंट्रीज में भी, और खास करके नॉट ओनली एडल्ट्स और बल्कि बच्चों में भी। और इवन हमने तो ये रेजिस्टेंस जो है न्यूबॉर्न्स में भी देखा है, और बल्कि एक लार्ज स्टडी हुई थी जो दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल, मौलाना आजाद और अदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जिसमें ये देखा गया कि अगर एंटीबायोटिक्स हम प्रॉपरली नहीं यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम वहाँ पे भी है। और जब रेजिस्टेंस होता है तो ऑटोमेटिकली जो वो ड्रग्स काम नहीं करती हैं जो हम लोग यूज करते हैं, फिर हम हायर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाती है और इवन हॉस्पिटल स्टे जो है वो भी प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। सो दिस प्रॉब्लम इज देयर बोथ इन दी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एज वेल एज इन दी एडल्ट पॉपुलेशन। जी डॉक्टर अतुल गोयल, एक तो कौन सी दवाएं ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें डॉक्टर की सलाह के बिना ही या केमिस्ट से लेकर ही दवा ले ली जाती है? कौन सी दवाएं स्पेसिफिकली आप बताना चाहेंगे जो इस्तेमाल होती हैं? और दूसरा, इस तरह की आदत कि अगर लगा कि लक्षण ठीक हो रहे हैं तो व्यक्ति को लगता है अब मैं ठीक हो गया, दवाई का कोर्स पूरा ना करना या किसी और के लिए जो प्रिस्क्राइब की गई दवा थी वो खुद ही ले लेना, कितने हद तक जिम्मेदार होगा इस खतरे को बढ़ाने के लिए? हाँ, ये इंडिया में तो खासकर देखा गया है कि अगर आप किसी दवाई से खुद ठीक हुए हैं, आप वो सबको आसपास प्रिस्क्राइब करते हैं कि मुझे बुखार में मैंने ये दवा ली थी, मैं ठीक हो गया, आप भी ये दवा ले लीजिए, और लोग जाके केमिस्ट से लेते भी हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है एंटीबायोटिक्स की सेल बिना प्रिस्क्रिप्शन के होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वह कोई भी एंटीबायोटिक हो, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, इवन द सिंपलेस्ट ऑफ एंटीबायोटिक, बिना प्रिस्क्रिप्शन के सेल होनी ही नहीं चाहिए, पेशेंट को मिलना ही नहीं चाहिए। जब तक वो डॉक्टर की सलाह ना ले या प्रिस्क्राइब ना किया जाए, उसको एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। जी डॉक्टर, अगर बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। ब्रिजेश कुमार जी का ईमेल है, वो ये जानना चाह रहे हैं, व्हेन शुड आई टेक एन एंटीबायोटिक एंड इज इट पॉसिबल इफ आई टेक द एंटीबायोटिक वंस इट विल डिस्ट्रॉय द पावर एंड मेक मी रेजिस्टेंट टू द अदर बैक्टीरियाज? ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी बार या कितने समय तक लेने से ये रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा? नहीं, एक्चुअली जो सवाल है वह कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक गलत। आप एंटीबायोटिक लेंगे एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। अगर आपने एंटीबायोटिक ठीक प्रकार से ली है, उसकी पूरी डोज ली है और आप ठीक हो गए हैं, तो आपको रेजिस्टेंट इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपको बुखार होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं तो लीजिए, उनसे डिमांड मत कीजिए कि मुझे बुखार है, अब 2 दिन हो गए, आप मुझे एंटीबायोटिक दीजिए। वायरल फीवर भी कई बार 5-7 दिन चलता है। डॉक्टर को उसके लक्षण पता लग जाते हैं कि कब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और कब उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत है, इसलिए आप प्रिस्क्रिप्शन पे ही उसको लीजिए। जी, इससे से जुड़ा एक और सवाल भी था डॉक्टर अतुल। राजकुमार जी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सीजनल फ्लू और इन्फ्लुएंजा या सर्दी जैसे ही मौसम बदलता है, बुखार होना भी बेहद आम है, तो ये कैसे तय करें कि कौन से बुखार या सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक लेना है या नहीं लेना है? जी, ऐसा है, 95% जो सीजनल फ्लूज हैं वो वायरल होते हैं। आमतौर पे 2-3 दिन लास्ट करते हैं, बट दे कैन लास्ट अप टू 6 to 7 days। उसमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती। अगर 3-4 दिन से ज़्यादा बुखार चलता है, अगर आपको येलो कलर के सीक्रेशंस आते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो कुछ आपके टेस्ट भी कराएंगे, ब्लड काउंट करवाएंगे, उससे इंडिकेशन मिलता है। सो अगर बुखार उसके बियॉन्ड जाता है, तब आप प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक लीजिए, वो भी अपनी मर्जी से नहीं, जो आपको प्रिस्क्राइब किया जाए। आमतौर पे कई बार ये देखा गया है कि केमिस्ट ऐसे एंटीबायोटिक दे देते हैं जो शायद
उनको ज़्यादा फायदा देते हैं, बट वो रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स नहीं होते, इसलिए बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप एंटीबायोटिक मत लीजिए। जी, ये भी संदेश बहुत साफ है कि बहुत महंगी दवाएं बहुत अच्छी होंगी, ऐसा भी सही नहीं है। इसलिए विशेषज्ञ जो बताते हैं आपको दवा लेनी है, उसी तरीके से आप अपनी दवा लीजिए तो रोग ठीक हो जाएगा और खतरा भी कम रहेगा। डॉक्टर हरीश चिलानी, किस तरह से ये पता किया जा सकता है कि एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति उत्पन्न हो गई है? ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर सपोज मेडिकल एडवाइस से एंटीबायोटिक्स यूज़ हुई है, नाउ अगर हम देख रहे हैं कि उसमें एंटीबायोटिक्स तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट हैं रिकमेंडेड, बट जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में असर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। मैं एक उदाहरण से लेता हूँ कि जैसे टाइफाइड फीवर में हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं और मेरे को पता है कि ये ब्लड कल्चर से टाइफाइड प्रूवन है, बट अगर मैं देखता हूं कि उसका 3 to 5 डेज में उसका असर आना नहीं शुरू हो रहा है, ठीक है जी, या मैंने जो एंटीबायोटिक्स अगर थ्रोट के लिए लिखी है मैंने और उसमें मेरे को 48 आवर्स में कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्ली ये लगता है कि या तो मैं सही, मेरी कंप्लायंस नहीं है, डोज में ठीक नहीं ले रहा हूं, बट अगर वो भी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने डोज और कंप्लायंस है, असर फिर भी नहीं आ रहा है, देन आई स्टार्ट सस्पेक्टिंग कहीं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो नहीं डेवलप हो रहा है। इवन स्थिति में मैं हॉस्पिटल जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, अगर उसमें एंटीबायोटिक्स मैंने निमोनिया के लिए दिया है और 48 to 72 आवर्स में रेस्पॉन्स नहीं आया, साथ में जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट थी वो भी दे दी मैंने, सो आई शुड स्टार्ट थिंकिंग कि भाई ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। और साथ में हम ब्लड कल्चर भी करवाते हैं, या जो CSF कल्चर होता है, जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसमें हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं, सेंसिटिविटी पैटर्न भी देख लेते हैं, तो वहां से भी हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जो मैं दवाई यूज कर रहा हूं वो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। सो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच आई कम टू नो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी, दवाओं के बेअसर होने के क्या खतरे हैं और क्या कारण हैं, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। ये डिस्कशन और चर्चा जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। आज हम एक ऐसी ही जमीन पर मौजूद हैं जिसको श्रेय जाता है भारत की संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने का। जाको ना ओर छोर ओरछा कहायो है और मधुकर की रानी में राम खोरिझायो है। जब पानी पत्थर से टकराता है तो एक आवाज आती है जो किसी नदियों में नहीं आती, यही प्रकट होती है ओरछा में। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप तक ना पहुंची हो, उन समस्त गाथाओं को, कथाओं को, किंवदंतियों को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। रणबांकुरों की ये धरा कुछ कह रही है। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ DD न्यूज पर। जब आपने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो एक सवाल के जवाब में आपने कहा था कि मुझे इसका रंग बदलना है। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक उसमें पूरा करूं और जो मेडल है उसका रंग चेंज करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिट्टी के जो खड़ा है उस पर आप दोबारा फोकस कर रहे हैं। मिट्टी से ही मैं यहाँ तक आया हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वहीं से की है, उसमें हमें पावर मिलती है। देश में खेलों का विकास भी जो है वो बहुत तेजी से हुआ है और पिछले 8 साल के दरमियान इसने एक नई बुलंदी हासिल की। गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं, टॉप स्कीम बनाई है, खेलो इंडिया स्टार्ट किया है। हमें ज़रूरत है ग्रास रूट से हमें अपने गेम को और मजबूत करने की। मेडल टैली में हम 1-2 नंबर पे आ सकते हैं।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के विषय में आज हम बात कर रहे हैं और जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अतुल गोयल, एक तो बात हुई कि दवा का प्रभाव होता है, रोग ठीक हो जाता है, लेकिन अगर अनावश्यक इस्तेमाल होता है तो क्या उसके कुछ दुष्प्रभाव भी होंगे? हर एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव हैं और कई बहुत सीरियस दुष्प्रभाव हैं। सो बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक मत लीजिए। कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, अनकॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, एलर्जिक साइड इफेक्ट्स हैं, इतने सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं दैट यू कैन हैव अ रिएक्शन व्हिच कैन लीड टू इवन डेथ ऑफ अ पेशेंट। सो अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूजेज शुड नेवर बी एनकरेज्ड। चाहे वो केमिस्ट करें, चाहे वो पेशेंट खुद ले, बिल्कुल भी नहीं लें। जी डॉक्टर चिलानी, किस तरह से अगर देखा जाए जो अस्पताल में मरीज भर्ती होते हैं जब क्रिटिकल कंडीशन में होंगे, किस तरह के दुष्प्रभाव वहां नजर आते हैं आपको? क्योंकि वैसे भी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, इम्यूनिटी लेवल्स भी लो होते हैं, तो अगर पहले से इस तरह की स्थिति है तो कितना जटिल हो जाता है विशेषज्ञों के लिए उनका कार्य? तो अगर एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली वो बीमारी बढ़ती जाती है और उसके कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर मैं देखता हूं कि निमोनिया अगर है एक कॉमन जो कंडीशन है जिसके लिए दाखिल हुआ है, तो वो निमोनिया के और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो ब्रेन पे असर है या बाकी ऑर्गन्स के ऊपर है, तो एक तो ये है कि एंटीबायोटिक्स के ना काम करने से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जी नेचुरली जब ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो उसको ट्रीट करना और उसका हॉस्पिटल स्टे जो है वो बढ़ता जाता है। और वंस अगर हॉस्पिटल स्टे अगर बढ़ता जाता है तो इवन द एक्सपेंडिचर, अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे उसका इवन गवर्नमेंट के ऊपर भी, दैट बिकॉज वी आर यूजिंग नाउ सेकेंड लाइन थर्ड लाइन एंटीबायोटिक्स विच आर मच मोर कॉस्टलियर, तो वो एंटीबायोटिक्स जब हम यूज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट गोज अप एंड नेचुरली ऑफ कोर्स वी आर लूजिंग मेनी लाइव्स जिसकी कोई कॉस्ट ही नहीं आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो we lose many lives, the complications they go on increasing and the cost of the treatment actually देखा जाए तो वो भी बढ़ जाती है। So these are the disadvantages, and as Dr. Atul was mentioning, when you use the higher antibiotics, उनकी margin of safety जो है वो कम होती है और साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। जो हम कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं उनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होती है। सो दीज आर दी disadvantages when we have the resistance pattern and we use the higher antibiotics. Right. एक ईमेल है डॉक्टर अतुल, सूर्य जी हैं जमशेदपुर से, वो ये कह रहे हैं कि उनकी वाइफ की एज है 62 इयर्स, उन्होंने बचपन से कोई एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी एक सर्जरी हुई थी और उसके बाद उन्हें एंटीबायोटिक दवाएं डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की गई। 6 महीने से वो ये दवाएं खा रही हैं, जिसके बाद उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हुई है। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस होने लगे हैं। क्या इसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माना जाना चाहिए? नहीं, ये तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है। अनलाइकली है कि एंटीबायोटिक की वजह से उनको आर्थराइटिस हुआ होगा। आर्थराइटिस उनको एज की वजह से हुआ होगा, बिकॉज एज, बढ़ती एज में आर्थराइटिस होता है। हाँ, लूज मोशंस वगैरह अक्सर बहुत सारे एंटीबायोटिक से होते हैं, पर कई बार एंटीबायोटिक्स की वजह से नॉर्मल जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी बार बार पेट खराब हो सकता है। अगर एंटीबायोटिक उन्होंने लंबे टाइम पे खाया है तो सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरा ये भी जानना चाहूँगा, अगर वो लाइन पर हैं, कि अगर एंटीबायोटिक के साथ उन्होंने कोई और भी दवाइयाँ खाई हैं, पेंटोप्राजोल जैसी। जी, ऐसा उन्होंने मेल में मेंशन नहीं किया है, आप हमें दोबारा मेल कर सकते हैं सूर्या जी, तो डॉक्टर साहब आपकी जो क्वेरी है उसको एड्रेस कर पाएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है पटियाला से फोन लाइन पर, सुदर्शन जी हैं जिन्होंने कॉल किया है, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैडम कि जेनेरिक मेडिसिन की एंटीबायोटिक की क्या उतनी असरदार होती है जितनी ब्रांडेड कंपनी की? जी, डॉक्टर हरीश चिलानी। Yeah, I think now Government of India has said that we must write the generic medicines and they are equally effective because those which are available in the market they are of good quality. So ये जो belief है कहना कि मैं सिर्फ branded medicine ही use करूँगा, कि that is not true because the license जो Government of India DCGI के through मिलता है they are given only to those medicines which are tested and given the
क्वालिटी सर्टिफिकेट। वैसे भी जी या डॉक्टर अतुल गोयल, वैसे भी जेनरिक मेडिसिन का भी उतना ही क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है। Yes. दवा लेने प्रोक्योर करने के बाद सरकार के लेवल पे भी तो जेनरिक मेडिसिन उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि ब्रांडेड मेडिसिन है। तो ऐसा सोचना गलत है कि जेनरिक मेडिसिन जो क्वालिटी वाली है वो इफेक्टिव नहीं होगी। डॉक्टर अतुल गोयल, क्योंकि मेडिसिन लेना बहुत हद तक इंडिविजुअल और परिवार के हक में होता है, लेकिन जब खुद ही दवा ली जाती है तो उसके दुष्प्रभाव भी हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन लोगों को जो बिना डॉक्टर की सलाह के केमिस्ट से जाकर दवा ले लेते हैं या अपनी मर्जी से दवा कब रोकनी है कब लेनी है उसको तय करते हैं? देखिए, कोई भी दवा अपने आप नहीं लेनी चाहिए। कोई भी दवा, मैं अब सिर्फ एंटीबायोटिक का जिक्र नहीं कर रहा, मैं किसी भी दवा की बात कर रहा हूँ। एक बुखार के लिए पैरासीटामोल छोड़ के किसी भी दवा का सेवन अपने आप मत करिए, डॉक्टर की सलाह से करिए। और केमिस्ट दवाओं के बारे में तो जानते हैं, उनके नाम जानते हैं, लेकिन केमिस्ट उनके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स को नहीं जानते। सो उनसे भी डायरेक्टली दवा मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। जी, बचाव के लिए सभी को क्या करना है, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर अतुल गोयल? बचाव से बीमारी की बात कर रही हैं किरण जी, या दवा के साइड इफेक्ट्स की? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचे कैसे? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि पिछले 24 साल में मैंने खुद एंटीबायोटिक नहीं ली है कभी भी, और बहुत कम प्रिस्क्राइब करता हूं मैं एंटीबायोटिक जब तक की आवश्यकता ही ना हो। जैसे हमने शुरू में भी बताया, 95% से ज्यादा बुखार सीजनल होते हैं, वायरल होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं। सो घबराकर एंटीबायोटिक मत लीजिए। ज़्यादातर बुखार सेल्फ लिमिटिंग होंगे और समय रहते हुए ठीक हो जाएंगे। हाँ, कभी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए, बिना उसके प्रिस्क्रिप्शन के कतई ना लें। जी, डॉक्टर हरीश चलानी, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स। मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे को मेडिसिन में भी पढ़ाया जाता है कि कोई भी दवाई एडवाइस करने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स जानना बड़ा ज़रूरी है। सो यही चीज़ें ध्यान में रखना। तो अगर हम यूज कर रहे हैं उसका प्रॉपर साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए जो कि वो कर सकते हैं। सो मिस यूज और ओवर द काउंटर परचेज ऑफ द ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर हरीश चलानी, डॉक्टर अतुल गोयल, आप दोनों का है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और बताया है कि क्या बचाव के तरीके हो सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। तो सभी तमाम दर्शक जो ऐसे लोग हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही दवा लेना पसंद करते हैं, जैसे डॉक्टर अतुल गोयल ने भी कहा कि 25 साल से उन्होंने एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया है, तो समय दें। अगर आपको लगता है कि रोग बढ़ रहा है तो विशेषज्ञ से सलाह लें और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही दवा लें, क्योंकि दवा चाहे जीवनदायक ही सही लेकिन उसके भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। खतरा बड़ा है, इसलिए चेतावनी की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है और ये जानने की आवश्यकता है कि कब आपको एंटीबायोटिक्स लेने की आवश्यकता है। अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें, सतर्कता बरतें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।